मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में प्रभावती बोस और जानकीनाथ बोस के घर जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था, जो आज भारत में ओडिशा राज्य है, लेकिन उस समय ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत का उड़ीसा डिवीजन था। उनके माता-पिता प्रभावती पारिवारिक जीवन की लंगर 14 साल की उम्र में उनका पहला बच्चा था और उसके बाद 13 बच्चे थे। सुभाष नौवे और छठे पुत्र थे। जानकीनाथ एक सफल वकील और सरकारी वकील, ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति वफादार थे और भाषा और कानून के मामलों के बारे में ईमानदार थे। कलकत्ता के ग्रामीण बाहरी इलाके से एक स्वनिर्मित व्यक्ति, वह अपनी जड़ों के संपर्क में रहा, पूजा की छुट्टियों के दौरान सालाना अपने गांव लौटता था। अपने 5 स्कूल जाने वाले बड़े भाइयों में शामिल होने के लिए सुभाष ने जनवरी 1902 में कटक में बैप्टिस्ट मिशन के प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल में सभी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अधिकांश छात्र मिश्रित ब्रिटिश के यूरोपीय या एंग्लो इंडियन थे और भारतीय वंश। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने बीए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी घटना में जहां बोस ने अपने प्रोफेसर E.F. ओटेन को उनकी नस्लवादी टिप्पणियों के लिए पीटा, उन्हें सरकार की नज़र में एक विद्रोही भारतीय के रूप में बदनाम किया। उनके पिता चाहते थे कि नेताजी एक सिविल सेवक बने और इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बोस को अंग्रेजी में उच्चतम अंक के साथ चौथा स्थान मिला, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी तीव्र इच्छा थी और अप्रैल 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। दिसंबर 1921 में बोस को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा को चिन्हित करने के लिए समारोहों का बहिष्कार करने के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान वह एमिली शेंकल से मिले और उन्हें प्यार हो गया, जो ऑस्ट्रियाई मूल की थी। बोस और एमिली की शादी 1937 में एक गुप्त हिंदू समारोह में हुई थी और एमिली ने 1942 में एक बेटी अनीता को जन्म दिया। अपनी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद बोस 1943 में भारत वापस आने के लिए जर्मनी छोड़ गए। बोस मोहनदास के गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया था। बोस को गांधी ने बंगाल में एक राजनेता चित्तरंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दी थी। वहां बोस एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के कमांडेंट बन गए। उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें दिसंबर 1921 में कारावास हुआ। 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें दास महापौर थे। बोस को बर्मा, म्यांमार निर्वासित करने के तुरंत बाद ही उन्हें गुप्त क्रांतिकारी आंदोलनों से संबद्ध होने का संदेह था। 1927 में रिहा हुए दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस के मामलों में गड़बड़ी खोजने के लिए वे लौट आए और बोस को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके तुरंत बाद वे और जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 महासचिव बने। साथ में उन्होंने अधिक समझौता करने वाले दक्षिणपंथी गांधीवादी गुट के खिलाफ पार्टी के अधिक उग्रवादी वामपंथी गुट का प्रतिनिधित्व किया। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गांधी के लिए मुखर समर्थन में वृद्धि हुई और इसके आलोक में गांधी ने पार्टी में एक अधिक कमांडिंग भूमिका को फिर से शुरू किया। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, बोस पहले से ही एक भूमिगत क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ अपने जुड़ाव के लिए हिरासत में थे।
फिर भी वे जेल में रहते हुए कलकत्ता के मेयर चुने गए। हिंसक कृत्यों में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए रिहा किया गया और फिर कई बार पुनः गिरफ्तार किया गया। अंततः बोस को तपेदिक के अनुबंध के बाद यूरोप जाने की इजाज़त दी गई और बीमार स्वास्थ्य के लिए रिहा कर दिया गया। लागू निर्वासन में और अभी भी बीमार, उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 लिखा और यूरोपीय नेताओं के साथ भारत के कारण की वकालत की। वह 1936 में यूरोप से लौटा, फिर से हिरासत में ले लिया गया और 1 साल बाद रिहा कर दिया गया। इस बीच बोस गांधी के अधिक रूढ़िवादी अर्थशास्त्र के साथ साथ स्वतंत्रता के प्रति उनके कम टकराव वाले दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचार के साथ मेल नहीं खाता था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा से जुड़ा हुआ था और देश के अपने संसाधनों के उपयोग से लाभान्वित हो रहा था। बोस की पुष्टि 1939 में हुई, जब उन्होंने फिर से चुनाव के लिए एक गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी को हराया। बहरहाल, गांधी के समर्थन की कमी के कारण विद्रोही राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य महसूस किया। उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों को रैली करने की उम्मीद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन जुलाई 1940 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में जेल में रहने से उनका इनकार आमरण अनशन के दृढ़ संकल्प में व्यक्त किया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करने से डर गई थी। 26 जनवरी 1941 को, हालांकि बारीकी से देखा गया, वे भेष में अपने कलकत्ता निवास से भाग गए और काबुल और मॉस्को होते हुए अंततः अप्रैल में जर्मनी पहुंच गए। नाज़ी जर्मनी में बोस भारत के लिए एक नवनिर्मित विशेष ब्यूरो के संरक्षण में आए, जिसका मार्गदर्शन एडम वॉन ट्रॉटज़ू-सोल्ज़ ने किया। वह और अन्य भारतीय जो बर्लिन में एकत्रित हुए थे, उन्होंने जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से जनवरी 1942 से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में नियमित प्रसारण किया। दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी आक्रमण के 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद बोस ने जर्मनी छोड़ दिया, जर्मन और जापानी पनडुब्बियों और विमान से यात्रा करते हुए, और मई 1943 में टोक्यो पहुंचे। 4 जुलाई को उन्होंने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जापानी सहायता और प्रभाव के साथ जापानी कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 40,000 सैनिकों की एक प्रशिक्षित सेना बनाने के लिए आगे बढ़े। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने एक अनंतिम स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की घोषणा की और उनकी तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज, जापानी सैनिकों के साथ रंगून, यांगून के लिए उन्नत हुई और वहां से भारत में पहुंच गई। 18 मार्च 1944 को और कोहिमा और इम्फाल के मैदानी इलाकों में चले गए। एक जिद्दी लड़ाई में मिश्रित भारतीय और जापानी सेना, जापानी हवाई समर्थन की कमी, हार गई और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। भारतीय राष्ट्रीय सेना फिर भी कुछ समय के लिए बर्मा और फिर इंडोचीन में स्थित एक मुक्ति सेना के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रही। हालांकि जापान की हार के साथ ही बोस की किस्मत खत्म हो गई। 18 अगस्त 1945 मृत्यु। विद्वानों की राय की सर्वसम्मति में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापानी शासित फॉर्मोसा, अब ताइवान, में उनके अतिभारित जापानी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 3rd डिग्री बर्न से हुई थी। हालांकि उनके समर्थकों में से कई, विशेष रूप से बंगाल में, ने इनकार कर दिया समय और तब से इनकार कर दिया है, या तो तथ्य या उसकी मृत्यु की परिस्थितियों पर विश्वास करने के लिए।
उनकी मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए और उसके बाद बोस के बारे में विभिन्न मार्शल मिथकों को जीवित रखते हुए एक लंबी शेल्फ लाइफ थी। ताइहोकू में दोपहर लगभग 2:30 बजे जब बमवर्षक बोस के साथ टेक्फ के दौरान विमान द्वारा लिए गए मानक मार्ग से निकल रहा था, अंदर यात्रियों ने एक तेज आवाज सुनी जो इंजन के बैकफायरिंग के समान थी। टरमैक पर यांत्रिकी ने कुछ देखा विमान से गिरना। यह पोर्ट साइड इंजन या इसका एक हिस्सा और प्रोपेलर था। विमान बेतहाशा दाईं ओर झूल गया और गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दो में टूट गया और आग की लपटों में बदल गया। अंदर मुख्य पायलट, कोपिलोट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदे, जापानी क्वांटुंग सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, जिन्हें मंचूरिया में सोवियत सेना के साथ बोस के लिए बातचीत करनी थी, तुरंत मारे गए। बोस के सहायक हबीबुर रहमान स्तब्ध रह गए, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए और बोस, हालांकि होश में थे और घातक रूप से आहत नहीं थे, गैसोलीन में भिगोए गए थे। जब रहमान आए तो उन्होंने और बोस ने पीछे के दरवाजे से जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सामान से अवरुद्ध पाया। फिर उन्होंने आग की लपटों से बचने और सामने से बाहर निकलने का फैसला किया। ग्राउंड स्टाफ अब विमान के पास पहुंच रहा था। उसने देखा कि दो लोग अपनी ओर लड़खड़ा रहे हैं, जिनमें से एक मानव मशाल बन गया था। मानव मशाल निकला बोस था, जिसके पेट्रोल से लथपथ कपड़े तुरंत जल गए थे। रहमान और कुछ अन्य लोग आग की लपटों को बुझाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि बोस का चेहरा और सिर बुरी तरह से जल गया था। जॉयस चैपमैन लेब्रा के अनुसार, एक ट्रक जो एम्बुलेंस के रूप में काम करता था, बोस और अन्य यात्रियों को दक्षिण के नानमोन सैन्य अस्पताल में ले गया। ताइहोकू हवाई अड्डा कर्मियों ने अस्पताल के प्रभारी सर्जन डा तन्योशी योशिमी को दोपहर करीब 3 बजे बुलाया। जब वे अस्पताल पहुंचे और उसके बाद कुछ समय के लिए बोस सचेत और अधिकतर सुसंगत थे। बोस नग्न थे, उनके चारों ओर लिपटे एक कंबल के अलावा, और डॉ योशिमी ने तुरंत शरीर के कई हिस्सों पर, विशेष रूप से उनकी छाती पर 3rd डिग्री जलने के सबूत देखे, इस बात पर संदेह करते हुए कि वह जीवित रहेंगे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत बोस का इलाज करना शुरू किया और डॉक्टर सुरुता ने उनकी सहायता की। बाद में अस्पताल के सभी कर्मियों का साक्षात्कार लेने वाले इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन के अनुसार, उसके शरीर के अधिकांश हिस्से पर एक कीटाणुनाशक रिवामोल लगाया गया था और फिर एक सफेद मरहम लगाया गया था और उसके शरीर के अधिकांश हिस्से पर पट्टी कर दी गई थी। डॉक्टर योशिमी ने बोस को उनके कमजोर दिल के लिए वीटा कपूर के 4 इंजेक्शन और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन दिए। ये लगभग हर 30 मिनट में दिए गए थे। चूंकि उनके शरीर में जलने के बाद तरल पदार्थ जल्दी खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें अंतःशिरा रूप से रिंगर का घोल भी दिया गया। तीसरे डॉक्टर इशी ने उन्हें रक्ताधान दिया। एक अर्दली काजुओ मित्सुई, एक आर्मी प्राइवेट, कमरे में था और कई नर्सें भी सहायता कर रही थी। बोस के पास अभी भी एक स्पष्ट सिर था जिसे डॉक्टर योशिमी ने ऐसी गंभीर चोटों वाले व्यक्ति के लिए उल्लेखनीय पाया। जल्द ही उपचार के बावजूद बोस कोमा में चले गए। कुछ घंटों बाद शनिवार 18 अगस्त 1945 को रात 9 से 10 बजे स्थानीय समयानुसार के बीच बोस की 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। विचारधारा। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भगवद गीता अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी। उनके राष्ट्रवादी विचारों और समाज सेवा और सुधार पर उनके जोर ने सुभाष चंद्र बोस को उनके बचपन से ही प्रेरित किया था। बोस ने स्पष्ट रूप से अपना विश्वास व्यक्त किया था कि लोकतंत्र भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि युद्ध के दौरान और संभवतः 1930 के दशक की शुरुआत में ऐसा लगता है कि बोस ने फैसला किया है
कि भारत की गरीबी और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली पर्याप्त नहीं हो सकती है, और उन्होंने लिखा है कि सोवियत रूस के समान एक समाजवादी राज्य, जो उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के लिए भी देखा और प्रशंसा की आवश्यकता होगी। तदनुसार कुछ का सुझाव है कि युद्ध के दौरान धुरी के साथ बोस का गठबंधन सिर्फ व्यावहारिकता से अधिक पर आधारित था और बोस एक उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, हालांकि नहीं नाजी और न ही फांसीवादी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता और अन्य उदार विचारों का समर्थन किया। वैकल्पिक रूप से दूसरों के विचार वह लामबंदी कई उत्तर औपनिवेशिक नेताओं के लिए आम के लोकलुभावन तरीकों का उपयोग हो सकता है।